नमस्कार प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 मल्हार पुस्तक पाठ 7 जो कि एक कविता है मत बांधो। इस कविता के कठिन शब्दार्थ, व्याख्या, भावार्थ पहले ही मैंने पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार जाके पहले कविता पढ़ें। बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही सरल शब्दों में इस कविता का अर्थ मैंने समझाया हुआ है। फिर बचे हुए अभ्यास प्रश्न जो हैं आज उनको हम करेंगे। इसके 2 पार्ट पहले ही हमने अभ्यास प्रश्न के कवर कर लिए हैं। तो चलो अभ्यास प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लोग देखेंगे सृजन, विराम चिन्ह का फेरबदल। अब यहाँ व्याकरण से ये अभ्यास का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि विराम चिन्ह से किस तरीके से फेरबदल हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर इन्होंने यहाँ दे दिया है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। एक अल्प विराम, यानी कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हो कि जो जिसे हम कॉमा बोलते हो, इस कॉमा की वजह से कितना चेंज आ जाता है हमारे अर्थ में, कितना भाव बदल जाते हैं कि रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। देखेंगे आगे। लेखन में विराम चिन्हों का विशेष महत्व होता है। विराम चिन्हों का प्रयोग वाक्य या पंक्ति का अर्थ स्पष्ट हो जाता है और परिवर्तित भी हो सकता है। जैसे रोको मत जाने दो में रोको मत के बाद अल्प विराम चिन्ह यानी कि कॉमा का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है बिना रोके जाने दिया जाए। वहीं रोको मत जाने दो में रोको के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि जाने से रोका जाए। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। आप इन चित्रों के लिए रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो, यानी कि आपको इस कॉमा के माध्यम से 2 अर्थ निकलते हैं। इन दोनों का जो आगे एक्टिविटी दी गई है उसमें प्रयोग करना है और आपको बताना है कहाँ रोको मत जाने दो है या रोको मत जाने दो। इस तरीके से हमें ये चित्र के माध्यम से करना है। तो चलिए देखते हैं। तीनों चित्रों में से किसी स्थान पर रोको मत जाने दो और किस स्थान पर रोको मत जाने दो का प्रयोग होगा, नीचे उनके उचित स्थान पर लिखें और चित्रों को शाब्दिक भी, मतलब उनका जो अर्थ है वो भी बताइए। जैसे यहाँ पर पहला दिया हुआ है, सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल। यहाँ ट्रैफिक सिग्नल और लोग सड़क पार कर रहे हैं। इस स्थिति में अगर सिग्नल लाल है तो वाहन को रुकना है। तो यहाँ रोको मत जाने दो का प्रयोग होगा, क्योंकि सुरक्षा के लिए वाहनों का रुकना अनिवार्य है। जैसा कि आप देखते हो कि रोड पे जब जाते हो, रेड लाइट हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि ये सुरक्षा के लिए सही है। ठीक है, शाब्दिक अर्थ में देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, लोग सड़क पार कर रहे हैं। यहाँ संदेश है रोको मत जाने दो। ठीक है, मतलब रोक लो, जाने मत दो। आगे है चेतावनी। दूसरा चित्र में देखेंगे, यहाँ पर क्या दिया है, इस चित्र में व्यक्ति चेतावनी बोर्ड पढ़ रहा है जिस पर लिखा है यहाँ मत आएं, शेर है। इसका अर्थ है सुरक्षा के लिए आगे जाने की मनाही है। यहाँ अब आप बताओ, रोको मत जाने दो या रोको मत जाने दो, क्या होना चाहिए? रोको मत जाने दो सही होगा। बोर्ड पर शेर की चेतावनी है, यहाँ लोगों को रोकना जरूरी है, रोको मत जाने दो। ठीक है, सुरक्षा के लिए दोनों ही में हमने क्या देखा कि यहाँ पर यह अर्थ निकल रहा है रोक लिया जाए, जाने ना दिया जाए, क्योंकि दोनों ही सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, तीसरे चित्र में क्या दिखाया गया है, एक सैनिक अपनी छुट्टियां बिताकर अपने परिवार से विदा ले रहे हैं और ड्यूटी पर लौटने के लिए तैयार है। अब आप बताइए ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्या कहा जाएगा? ऐसी स्थिति में रुको मत जाने दो। इसका क्या मतलब है कि भाई वो अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे, जाना पड़ेगा सैनिक को। तो यहाँ पर यही अर्थ निकल रहा है कि इसका अर्थ है कि अब सैनिक को उसकी ड्यूटी के लिए जाने दिया जाना चाहिए, उसे रोका नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब वह भारत की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए उसे अपनी ड्यूटी पर जाना ही पड़ेगा। माता पिता और बच्चा मतदान केंद्र पर, तो इसमें क्या होगा, यह चित्र मतदान केंद्र का है जहां मतदान का मतलब होता है वोटिंग। ठीक है, जहां वोट डालते हैं के लिए लोग खड़े हैं। यहाँ नागरिकों को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया जाना है, इसलिए रोको मत जाने दो, क्योंकि वोट डालना एक नागरिक का कर्तव्य है और उसे वोट डालना ही चाहिए। तो इसलिए रोको मत जाने दो। यह मतदान केंद्र है, माता पिता अपने बच्चे के साथ मतदान करने जा रहे हैं। यहाँ संदेश है रोको मत जाने दो। अगला देखिए, ट्रैफिक पुलिस एम्बुलेंस को रास्ता दे रही है। तो एम्बुलेंस के लिए क्या होता है भाई, रोको मत, उसे जाने दो, है ना। तो यहाँ पर तो क्योंकि एम्बुलेंस में कोई मरीज है इसलिए उसे तो किसी कंडीशन में नहीं रोकना चाहिए। रोको मत जाने दो मतलब इसको रोकना नहीं है। बाकी गाड़ियों को तो हम रोक लेते हैं रेड लाइट पे, लेकिन एम्बुलेंस के लिए रेड लाइट पे भी रुकना नहीं होता है, क्योंकि उसे तुरंत मरीज को लेकर अस्पताल में पहुँचना होता है, इसलिए। अगला है, एक बच्चा नेत्रहीन व्यक्ति को सड़क पार कर रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, रुको मत जाने दो मतलब आपको पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद सड़क को पार करना उपयुक्त रहेगा, जिससे सड़क पर गाड़ियां रुकें और वे सुरक्षित
पार किया जा सके, सड़क को आराम से वो जा सकें। तो इस तरीके से आप 2-4 और भी ऐसे सेंटेंस बना के प्रैक्टिस कर सकते हो कि कहाँ पर इस अल्प विराम के प्रयोग से कौन सा अर्थ होना चाहिए। आगे देखिए, अब यहाँ पर कविता आगे बढ़ाएं। मान लीजिए कविता आपको बोला गया है कि अब आप कविता को बनाइए। जैसे दिया हुआ है यहाँ पर क्या, नीचे दी गई पंक्तियाँ को आगे बढ़ाते हुए एक कविता तैयार कीजिए। इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति न बांधो। और क्या कर दिया गया, एक चित्र के माध्यम से आपको बताया गया। तो क्या हो सकता है, इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो, इनको ऊंचा उड़ने दो, खुले गगन में बहने दो। अब यहाँ पर दो और दो, काटो बांधो एक जैसे आ रहा है ना। तो इसी तरीके से तुकांत शब्दों को मिलाकर आप भी कविता को बना सकते हो। रंग बिरंगे चाहों में नई दुनिया चुनने दो, हर दिल में आस जगाएं, हर मन में विश्वास उगाएं, इन नन्हे पंखों को जिस्म दो, साहस की बात सिखाएं, ठोकर से मत डरने दो, अंधेरों में भी चमकने दो, इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। ये इस तरीके से मैंने शब्दों को पिरोया हुआ कि कविता के जैसे लग रहे हैं। तो आप भी, आपको तुकांत शब्दों को जोड़कर एक कविता को बना सकते हैं। और अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप इसको भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है, खोया पाया। ठीक है, मान लीजिए कि आपका सपना कहीं खो गया है, उसके खो जाने की रिपोर्ट तैयार करें। आपको स्कूल प्रशासन को ये रिपोर्ट भेजनी है। इसके लिए स्कूल प्रशासन के नाम और एक पत्र लिखिए, स्कूल प्रशासन के नाम एक पत्र लिखिए। ठीक है, क्या बताया गया कि मान लीजिए आपका कोई सपना कहीं खो गया, जैसे प्रति प्रधानाचार्य, स्कूल का नाम, स्कूल का पता, दिनांक और सपना, विषय क्या हो जाएगा, सपने के खो जाने की रिपोर्ट। ठीक है, क्योंकि कविता हमारी सपने पर है इसलिए ये दे दिया है विषय। विषय आप जैसे आप औपचारिक पत्र लिखते हो उस तरीके से आप इस लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ लिखा प्रशासन के नाम एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो ये औपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। देखिए, सबसे पहले हम अभिवादन वगैरह लिखते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया, महोदय सादर निवेदन है कि मैं आपके जो भी विद्यालय कक्षा है आप उसमें अपना नाम लिखिए, रोल नंबर लिखिए, छात्र या छात्रा हूँ मैं। फिर क्या लिखोगे, आपको सूचित करना चाहता या चाहती हूँ कि मेरा एक महत्वपूर्ण सपना कहीं खो गया है। अब यहाँ सपने की जगह आप कोई वस्तु सामान कुछ भी लिख सकते हो प्रैक्टिस के लिए। पहले आप ये वाला करिए, फिर खुद से प्रैक्टिस करिए। औपचारिक पत्र का एक फॉर्मेट है। यह सपना मेरे भविष्य के उद्देश्य और मेरी आशाओं का प्रतीक था। मैंने कई प्रयास किए परंतु वह सपना वापस नहीं मिला। मैं आपसे अनुरोध करता या करती हूँ कि इस संदर्भ में आवश्यक मार्गदर्शन यानी कि मेरी सहायता की जाए। मैं यह भी आशा करता या करती हूँ कि मुझे पुनः अपने सपनों को प्राप्त करने और उन्हें साकार करने का अवसर मिलेगा। आपके सहयोग के लिए मैं आपका या आपकी सदा आभारी रहूँगा। धन्यवाद भवदीय। अपना नाम, कक्षा, रोल नंबर, फिर यहाँ पर संपर्क के लिए कोई भी विवरण डाल सकते हो। तो इस तरीके से ये एक आपका पत्र हो जाएगा। आगे देखिए, अगला दिया है वाद विवाद। आपको क्या करना है, कक्षा में 5-5 विद्यार्थियों के समूह बनाकर एक वाद विवाद प्रतियोगिता का गतिविधि है आयोजन करना है। मतलब एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है, डिबेट। ठीक है, इसके लिए विषय व्यक्ति को बांध सकते हो, उसकी कल्पनाओं और विचारों को नहीं। ये तो हमारा क्या हो गया, टॉपिक है। डिबेट का जो टॉपिक है वो क्या है कि आप किसी व्यक्ति को तो बांध सकते हो लेकिन उसकी कल्पना और विचारों को नहीं। अब आगे बताया गया है, एक समूह के विषय पक्ष और दूसरा किस में बोलेगा, विपक्ष में। एक पक्ष में हो जाएगा, एक विपक्ष में हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जैसा कि हमें पता है कि जब डिबेट होती है तो क्या होता है, एक तरफ होता है पक्ष और एक तरफ क्या होता है, विपक्ष। ठीक है, पहला समूह और दूसरा समूह कैसे बोलेंगे, कैसे से करेंगे। देखिए, वाद विवाद प्रतियोगिता शुरू है। टॉपिक क्या है हमारा, व्यक्ति को बांध सकते हो, उसकी सपनों को या कल्पनाओं को नहीं बांध सकते हो। पहला समूह इसके विपक्ष में बोल रहा है। पहला समूह किसमें बोल रहा है, विपक्ष में बोल रहा है। देखिए, व्यक्ति की कल्पनाओं और विचारों पर नियंत्रण आवश्यक है। यदि व्यक्ति की कल्पनाओं और विचारों पर नियंत्रण न रखा जाए तो वे समाज में अराजकता फैला सकते हैं। अनुशासनहीनता कल्पना व्यक्ति को वास्तविकता से दूर ले जाती है, जिससे व्यवहारिक जीवन में प्रभावित नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, डिबेट का मतलब है कि भले ही आप गलत बोल रहे हो, चाहे वो इम्प्लीमेंट हो ना हो, इससे मतलब नहीं है। आपका जो बोलने का तरीका है, आपके हाव भाव है, आपका बॉडी लैंग्वेज जो है वो इस तरीके से कि आप जो भी बोल रहे हो ऑडियंस उसे मानने के लिए मजबूर हो जाए, आप उनके अपने विचारों को उन तक सहमत कर पाएँ। जैसे यहाँ पर दिया है कि वो अराजकता फैल जाए, यानी कि व्यक्ति के इतना भी आप ख्याली पुलाव ना पकाएं कि, तो जैसे आप जब बोल रहे हो है ना, वही सही लगना चाहिए।
अब दूसरा पक्ष जब बोलेगा तो वो बात सही लगना चाहिए। मतलब आप अपनी भाषा को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुति दें, तभी आप डिबेट को अच्छा और सफल बना सकते हो। अनियंत्रित विचार अपराध, हिंसा, गलत प्रवृत्तियों को जन्म देते हैं। ठीक है, इस तरीके के शब्दों को आपको लेना है और ये शब्द एकदम सटीक बैठते हैं। समाज में मर्यादा और नैतिकता बनाए रखने के लिए विचारों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। हर कल्पना रचनात्मक नहीं होती है, कुछ कल्पनाएं विनाशकारी भी हो सकती हैं, इसलिए सीमाएं आवश्यक है। ये नहीं कि कुछ भी दिमाग में आ रहा है, कुछ भी कल्पना में सोच रहे हो आप उसे पूरा करने, ऐसा इम्पॉसिबल है ना। अगर है भी तो फिर वो समाज के लिए सही नहीं होंगी। इस तरीके से आप उसमें कोटेशन ऐड कर सकते हो और कुछ कविताएं, कुछ कहावतें जोड़कर अपनी बात को आप प्रभावशाली ढंग से कह सकते हैं। ये एक एक्टिविटी है, इसको लिखने से ज़्यादा जरूरी है कि क्लास में से प्रस्तुति दें आप। दूसरा समूह जो कि पक्ष में, वो क्या बोलेगा, क्या कह सकते हैं वो, कि स्वतंत्र विचार और कल्पनाएं प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी स्वतंत्र सोच और कल्पना ही है। इन्हीं से नई खोजें और आविष्कार हुए। जैसे आज दुनिया में जितनी खोजें, यदि व्यक्ति स्वतंत्र ना होता, उसकी सोच इतनी कल्पनाओं में उड़ान ना होती, तो आज हम इतने सारे साधनों में नहीं जी रहे होते। यदि विचारों और कल्पनाओं पर बंधन न हो तो व्यक्ति रचनात्मक नहीं बन पाता है। स्वतंत्र सोच समाज में परिवर्तन और सुधार की प्रेरणा देती है। कल्पना ही व्यक्ति को असंभव से संभव करने की दिशा में अग्रसर करती है। जो समाज स्वतंत्र विचारों का सम्मान करता है वही निरंतर प्रगति करता है। तो इस तरीके से अपने विचारों को आप रख सकते हो। आगे देखिए, अभी हमने एक पत्र किया, फिर डिबेट की, अब यहाँ पर क्या दे दिया गया है, अनुच्छेद लिखने को आपको। यानी एक ही टॉपिक पर 3 प्रकार की एक्टिविटी हैं। एक में आपको क्या बोला गया है कि पत्र लिखिए, ठीक है, ये आपके राइटिंग सेक्शन वाला, हिंदी का जो राइटिंग सेक्शन वाला होता है, एक आपका व्याकरण, एक आपकी पुस्तक और दूसरा आपका लेखन वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जिसमें पत्र है, अनुच्छेद है, सूचना पत्र है, इस तरीके से। तो इसमें क्या दिया है कि वाद विवाद के अनुभवों को एक अनुच्छेद में लिखिए, मतलब जो भी है उसे अनुच्छेद के रूप में लिखिए, जो भी आपने किया। अभी देखेंगे वाद विवाद गतिविधि का अनुभव हम सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत शिक्षाप्रद और रोचक रहा। इस विषय पर चर्चा करते हुए हमें यह समझ में आया कि कल्पना और विचार किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति, जिन्हें कोई बांध नहीं सकता। वाद विवाद में पक्ष और विपक्ष दोनों समूहों ने तार्किक रूप से अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। इससे हमें तार्किक सोच, आत्मविश्वास, अभिव्यक्ति की कला विकसित करने का अवसर मिला। हमने यह भी सीखा कि दूसरों के विचारों को सुनना, उनका सम्मान करना कितना आवश्यक है। यदि यह गतिविधि न केवल हमारे ज्ञान को समृद्ध करने वाली है, बल्कि हमें स्वतंत्र और रचनात्मक सोच की दिशा में प्रेरित भी करती है। अनुच्छेद का मतलब होता है एक ही पैराग्राफ फॉर्म में आपको लिखना है। आप यहाँ से कोटेशन शुरू कर सकते हो, ठीक है। इन सपनों की गति न बांधो, इन सपनों के पंख न काटो, मान लीजिए आप इसी पंक्ति को डाल दो, या फिर आप यहाँ पर भी एक कोटेशन बना सकते हो। और उसके बाद पूरा का पूरा जो भी आपको कंटेंट लिखना है, कह सकते हो कि गागर में सागर भरना, ठीक है। सागर भरना, इसका मतलब क्या है, कम शब्दों में अधिक से अधिक बात को रखना, और पैराग्राफ कहीं पर भी आपको चेंज नहीं करना है। आगे देखिए, अगला दिया है प्रश्न हमारे सामने है, देखना, सुनना, समझना। धूम गगन में मंडराता है, सुगंध का अनुभव सूंघ कर किया जाता है। धुएं को देखा जा सकता है, वायु का अनुभव स्पर्श द्वारा किया जा सकता है, और अनुभवों को बोलकर भी कहा या बताया जा सकता है, जैसे कि कोई कमेंट्री कर रहा हो। जो व्यक्ति देख पाने में सक्षम नहीं है, आप उन्हें निम्नलिखित स्थितियों का अनुभव कैसे करवा सकते हैं। जैसे पहला दिया है, वर्षा की बूंदों का, धुएं के उड़ने का और खेल के रोमांच का। यानी कि जो व्यक्ति दिव्यांग है, देख नहीं पा रहा है, देखने में अक्षम है, ऐसे व्यक्ति को आप कैसे, ये 3 टॉपिक आपको दिए गए। पहला दे दिया गया है, वर्षा की बूंदों का अनुभव कैसे कराएंगे उस व्यक्ति को जो देख नहीं पा रहा है। तो क्या कर सकते हैं, मैं उन्हें बाहर ले जाऊंगा या ले जाऊंगी, बारिश की बूंदों को उनके हाथों या चेहरे पर छूने दूंगी, बारिश की आवाज़ सुनाऊंगा, जैसे छत पर टप टप की ध्वनि। मैं बोलकर बतलाऊंगा कि बारिश कैसे ठंडी और ताज़ी लगती है, जैसे बूंदें छोटी छोटी और ठंडी हैं, जैसा पानी से छोटे छोटे मोती हैं, उस तरीके से आप उन्हें बोल भी रहे हो, उनको कह भी रहे हो, उनको एहसास भी करा रहे हो इस तरीके से, क्योंकि वो सिर्फ देख ही तो नहीं सकते, बाकी चीज़ तो अनुभव कर सकते हैं ना। आगे देखिए, धुएं के उड़ने का अनुभव, मैं उन्हें धुएं की गंध सूंघने दूंगा। अब मान लीजिए, अब दिमाग लगाइए, तो क्या कर सकते हो, आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन धुएं की भी एक स्मेल होती है, आप उनसे कहोगे इसे सूंघो, तो सूंघने से आपको लगे कुछ डिफरेंट स्मेल आ रही है, या फिर अगरबत्ती या लकड़ी जलने की गंध, उनमें अंतर होगा, तो इससे पता चल जाएगा हाँ कि किसी की खुशबू आ रही है, मतलब कुछ जल रहा है। हवा में धुएं की हल्की गर्मी को उनके हाथों में छूने देना, कहीं पर थोड़ी आग जल रही, धुआं है,
उसके आगे हाथ को टच मतलब ले जाना, उससे उन्हें गर्माहट फील हो। मैं बताऊंगा कि धुआं हल्का और हवा में ऊपर उठने लगता है जैसे कोई बादल बनते हैं। आगे खेल के रोमांच का अनुभव कैसे कराएंगे, मैं उन्हें खेल की आवाज़ें सुनाऊंगा, जैसे दर्शकों की तालियों की, खिलाड़ियों की चीख पुकार की। खेल के दौरान हवा में गेंद की गति को छूने दूंगा, जैसे फुटबॉल को हल्के से छूना। मैं बोलकर बताऊंगा कि गेंद तेज़ी से जा रही है और सभी जोरदार तरीके से चिल्ला रहे हैं या फिर तालियां बजा रहे हैं। तो इस तरीके से हम 3 एक्टिविटी आपको दी गई हैं। आप इसे अगर प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट करेंगे क्लास में, मान लीजिए कि एक बच्चा जो अपनी आंखें बंद करके और ये एक्टिविटी करे, दूसरा व्यक्ति उसे कराए, इसी प्रकार से तीसरा अनुभव, चौथा अनुभव, तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारे सामने दिया है, मूक अभिनय द्वारा कविता का भाव। अभी हमने देखा था कि जो देख नहीं सकता उसके लिए। अभी मूक का मतलब होता है, पहले तो हमें मूक का विलोम पता होना चाहिए। मूक का अर्थ होता है जो बोल नहीं सकता है, ठीक है, उसका हो जाएगा वाचाल। ये इसका अपोजिट है, यानी कि विलोम शब्द है। विद्यार्थियों के बराबर बराबर की संख्या में 2 टीमें बनाएं। दलों के नाम रखें, एक का नाम है कल्पना, दूसरे का नाम है आकांक्षा। कल्पना दल के एक प्रतिभागी आगे आएँ और मूक अभिनय मतलब केवल बॉडी लैंग्वेज से, हाव भाव, आँखों के, हाथों के मूवमेंट करें, ना कि बोलें, बोलना मना है, के माध्यम से इस कविता को किसी भी पंक्ति का एक भाव, जैसे आप बोलते हो ना कि एक आप एक्टिविटी करते हो, किसी डमसराज खेलते हो ना, उस तरीके से कि आपने एक्टिंग की, अब आप बताओ कि ये कविता क्या मतलब ये किस तरीके की एक्टिंग कर रही, क्या कहना चाह रहे। उसी प्रकार से आकांक्षा दल के प्रतिभागियों, अगर उसकी बाकी टीम, जैसे 2 टीमें बनाई ना, अगर मान लो यहाँ पर एक कविता की, इन सपनों के पंख न काटो, तो आप पक्षी हाथों से उड़ा के एक पंख को काट कर, है ना, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर बनाया हुआ है पंख, इस पंख को काट कर बता रहे हो और आपकी टीम ने बता दिया तो आपको पॉइंट मिल जाएगा। इस तरीके से दूसरी टीम का एक आई हुई, तो एक एक्टिविटी है, फिर से एक एक्टिविटी है जहाँ पर आपको बोलना नहीं है, केवल एक्टिविटी हाथों से करनी है, ठीक है, फेस से करनी है, इशारे से करनी है। इशारे से करके आपकी टीम बता दे आंसर तो आपको पॉइंट मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दिया है, अग्नि सदा धरती पर जलती धूम गगन में मंडराता है, यानी कि आग, बाढ़, भूकंप जैसी आपदाएं अचानक आ जाती हैं। सही जानकारी से आपदाओं की स्थिति से बचाव संभव हो जाता है। कक्षा में अपने शिक्षकों के साथ चर्चा कीजिए कि आप क्या क्या करेंगे यदि अचानक से इस तरीके की कोई आपदा आ जाए, आपके क्षेत्र में बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तब क्या करेंगे, या आग लग जाए। अचानक से अगर आग लग जाए तो मैं तुरंत नज़दीकी निकास द्वारा मतलब वहाँ जाने की कोशिश करूँगा। निकास का अर्थ है निकलने की। जैसे मान लीजिए घर में कहीं है ना गेट का है, फटाक से आपको गेट से बाहर निकलना है पहले तो, क्योंकि वहाँ अगर धुआं भर गया तो फिर आप दम घुट के मर सकते हो। इसलिए पहले में क्या करना है, भागना है वहाँ से, नीचे झुककर चलें ताकि धुआं सांस में ना जा सके। कोई गीला कपड़ा मुंह पर रखें, चिल्लाकर दूसरों को सावधान करें और शिक्षकों की मदद भी लें। अग्निशामक यंत्र, फायर जो एंगस होते ना, अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल करें अगर आप जानते हैं तो। एक सिलेंडर होता है, उसमें यहाँ पर एक हैंडल लगा होता है, उससे क्या होता है कि यहाँ से उससे गैस जैसी निकलती है, जिससे क्या होता है कि उसमें रेत जैसा भरा होता है, ठीक है, आग को बुझाने के काम आता है। अगर बाढ़ आ जाए तब क्या करेंगे, ऊंचे स्थान पर चलें, क्योंकि निचले स्थानों पर क्या होती है, बाढ़ आती है। छत पर जाएं, पहाड़ी पर जाएं, कुछ बिजली के उपकरण को दूर रखें, क्योंकि पानी में करंट आके लोग मर सकते हैं। जरूरी सामान, खाने पीना, उसको अपने साथ रखें। रेडियो और फ़ोन के समाचार पर सुनते रहें कि पानी और कितना बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या स्थिति हो सकती है, बदलाव कितना हो सकता है। बाढ़ के पानी में ना चलें, क्योंकि वहाँ खतरा हो सकता है, ठीक है। क्यों हो सकता है खतरा, खतरनाक भी हो सकता है, पता ही नहीं है कि उसमें क्या है, अंदर पानी में गड्ढे हैं या कोई सामान है, कोई नुकीली चीज़ है, क्या है, कुछ भी नहीं पता। इसलिए पानी अचानक कितना बढ़ सकता है ये भी नहीं पता, इसलिए वो खतरनाक है, तो आपको वहाँ पर नहीं चलना है। भूकंप आ जाए तब क्या करें, तुरंत मेज या मजबूत फर्नीचर के नीचे छिप जाएं। जैसा कि आप देखते हो ना कि स्कूलों में ड्रिल कराया जाता है ना, कभी भूकंप का, कभी बाढ़ का, कभी आग का। तो ड्रिल के माध्यम से हम इन चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करके जब आपदा आए तो अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे भूकंप आए तुरंत सिर को हाथों से ढक लें, मतलब क्योंकि सिर में अगर चोट लगती है तो इंसान को बचाना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए या तो जो आपके मकान के जो रूम होता है, अगर आप निकल नहीं सकते, बाहर भाग नहीं सकते हो, तो जो कॉर्नर होते हैं, ठीक है, रूम के यहाँ पर भी बचा सकते हो। किसी हैवी टेबल वगैरह के नीचे आप अपने आप को छुपा सकते हो। खिड़की और भारी सामान से दूर रहें, यहाँ कोई कुछ सामान रखा हुआ आपके ऊपर गिर ना जाए। भूकंप रुकने तक बाहर ना निकलें। अगर ओपन एरिया है तब तो आप बाहर चले जाएं, लेकिन आसपास बिल्डिंगें हैं और कुछ और है तब आपको नहीं निकलना है, क्योंकि वो कुछ भी आपके ऊपर गिर सकता है। खुले मैदान में जाएं अगर इमारत से बाहर निकलना सुरक्षित हो। अगर निकल सकते भगदड़ करके, ये नहीं कि आप
भाग लिए, बस निकलना है, देखा नहीं कि बाहर और ज़्यादा खतरा है। उस स्थिति में मतलब कैसे भी करके आपको सुरक्षित रखना है, जो आसान और सही तरीके से पहले हो सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब यहाँ पर बताया गया है कि मैं आपदा के समय क्या करूँगा या क्या करूँगी। एक सूची बनाकर चित्र आधारित योजना बनाइए। सूची आधारित योजना क्या होगी? शांत रहें, घबराएं नहीं। सबसे पहले तो घबराहट में काम खराब हो जाते हैं, इसलिए सबसे पहले शांति बनाए रखें। अपने परिवार के सदस्यों को एकत्र करें। सबसे पहले बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों का ध्यान रखें। जो अपाहिज हैं, जो छोटे हैं, जो बूढ़े हैं, उनको निकालें, क्योंकि वो नहीं निकल पाएंगे। आप अगर स्वस्थ हैं और यंग हैं तो आप तो निकल जाएंगे, पर आपका दायित्व क्या बनता है कि अपने परिवार के बाकी सदस्यों का भी ध्यान रखें। देखें कि कोई अंदर तो नहीं छूट गया है। प्राथमिक चिकित्सा जैसे पेटी, जरूरी दवाएं, पानी, भोजन आदि की व्यवस्था रखें। फर्स्ट एड बॉक्स आपके पास होना चाहिए। बिजली, गैस या किसी अन्य उपकरण को बंद कर दें। जरूरी दस्तावेज, पहचान पत्र आदि स्थान पर, मतलब जो कि नकदी, मतलब पैसे वगैरह जो भी है उनको थोड़ा सा निकाल लें। कैश वगैरह जितना आप निकाल सकते हो जल्दबाजी में, क्योंकि वो आपके काम आएगा। जरूरी होगा तो सुरक्षित स्थान पर, खुले मैदान या कहीं पर जो शिविर वगैरह होते हैं वहाँ अपने आप को आप सुरक्षित रख सकते हो। प्रशासन या पुलिस की सहायता लें। आसपास के लोगों की सहायता करें। मोबाइल, रेडियो के माध्यम से जानकारी एकत्र करते रहें कि अब क्या होने वाला है या क्या हो गया, कैसे बचा जा सकता है। अगली यहाँ पर दिया है कि संकेतात्मक चित्र योजना कैसे, वो तो हमने लिख दिया। ये क्या है? शांत रहें, परिवार को एकत्र करने का चित्र है। प्राथमिक उपचार का प्रबंध है। पानी, भोजन का इंतजाम है। ये चित्र किसका है? बिजली, गैस बंद करने का है। ये महत्वपूर्ण दस्तावेज और सामान को इकट्ठा करने के लिए। सुरक्षित स्थान पर शरण लें। फिर सूचना प्राप्त करें, दूसरों की सहायता करें। तो ये तो हमने चित्रों के माध्यम से देखा और उससे पहले हमने वैसे ही पैराग्राफ फॉर्म में देख लिया था। आगे देखिए, स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। यानी कि हमारे देश में हजारों वर्षों से अनगिनत शिल्प का मतलब होता है कि जो व्यक्ति हाथ से कारीगरी करते हैं उसको शिल्प में रखा जाता है। उनमें से कुछ के बारे में आप पहले से जानते हैं। इनके बारे में कक्षा में चर्चा करें अपने समूह के साथ मिलकर। इस तरीके से आपको, जैसे दर्जी हैं, बढ़ई हैं, सुनार हैं, लोहार हैं, इस तरीके के सभी के सभी क्या कहलाएंगे? शिल्पकार कहलाएंगे। तो देखिए, एक एक्टिविटी है जहाँ पर बताया, जैसे कास्ट शिल्प। कास्ट मीन्स होता है लकड़ी। क्या होता है? लकड़ी। तो लकड़ी की वस्तुएं, खिलौने, मूर्तियाँ आदि बनाने का काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट। ठीक है। मृत्तिका शिल्प का मतलब क्या होता है? मृत्तिका मतलब होता है मिट्टी। तो मिट्टी के बर्तन, दिए, मूर्तियाँ, सजावटी चीज़ों को बनाना। उसी प्रकार से धातु शिल्प क्या होता है? धातु में क्या आएगा? तांबा, पीतल, लोहा, इस तरीके की चीज़ें सब इसमें आ जाएंगी। आगे है कांच। तो कांच हम सब जानते हैं कि कांच के झूमर बनाते हैं, जो घरों में सजावटी सामान बनाए जाते हैं। रंगीन या खिड़कियों पर कांच लगाया जाता है। वस्त्र शिल्प यानी कि जो टेलर होते हैं वो क्या करते हैं? कपड़ों पर कढ़ाई करते हैं, बुनाई करते हैं, छपाई करते हैं और इस तरीके से सिलाई भी करते हैं। तो ये हो जाएगा एक तरीके, जैसे वो आपने देखा कि ऐसे उस पर कपड़े को तान लेते हैं, फिर यहाँ पर कढ़ाई वगैरह करते हैं, छपाई कर सकते हैं। कागज़ शिल्प क्या होते हैं? कागज़ों से खिलौने, सजावटी, लिफाफे, जैसे आप बर्थडे पर लेके आते हो ना कागज़ से बनी हुई, है ना, तो ये सारी चीज़ें। पत्थर शिल्प में क्या हो जाएगा? पत्थर पर नक्काशी वगैरह करना, संगमरमर, पत्थरों की मूर्तियाँ बनाना, मंदिरों की सजावट करना आदि। चमड़े में क्या हो जाएगा? तो जैसे चमड़े के जूते, बेल्ट, बैग, इन सब का उपयोग करना। बांस और बेंत शिल्प में क्या हो जाएगा? इसमें क्या करा जाएगा? बांस और बेंत की टोकरियाँ, कुर्सी, चटाई, बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। इसी प्रकार से मोती और आभूषण से क्या बनेंगे भाई? मोती से क्या बनेगा? गले का नेकलेस, ईयरिंग्स, झुमके, कुछ भी बनाया जा सकता है। गहने। लाख शिल्प, लाख की चूड़ियाँ होती हैं, तो लाख की चूड़ियाँ, खिलौने, डिब्बे, सजावटी सामान। इसी प्रकार से शीशा शिल्प में क्या है? इसमें कपड़ों की सजावटी वस्तुओं के शीशे का जो जैसे होता है ना, शीशे लगा लगा के उसमें कढ़ाई करना, यह है चित्रकला में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद नक्काशी में क्या आ जाएगा आपके? लकड़ी, पत्थर, धातुएं। जैसे अक्षरधाम मंदिर पे बहुत सारी पत्थर पर नक्काशी की गई है, तो ये नक्काशी शिल्प यानी कि पत्थर पर ही डिजाइन बनाना, इसको कहलाते हैं नक्काशी। या आप प्रेम मंदिर जो कि मथुरा में है, वृंदावन में, ऐसे बहुत जगह आप देख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, अपने विद्यालय या परिवार के साथ हस्तशिल्प से जुड़ी किसी स्थान या कार्यशाला का भ्रमण करें। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ताजमहल है, अक्षरधाम मंदिर है, या फिर आपका प्रेम मंदिर है। ऐसे बहुत जगह जहाँ पर ये नक्काशी आपको दिख जाए, आप उसको आपने सिर्फ पढ़ा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं जहाँ पर चित्र बने हैं, ऐसे पत्थर पर जो डिजाइन बनाई जाती है उसको बोला जाता है। राष्ट्रीय संग्रहालय में किसी कहीं जा सकते हो, किसी वेबसाइट पर आप देख सकते हो। तो हस्तशिल्प कार्यशाला की रिपोर्ट, मैंने अपने परिवार के साथ पास के एक हस्तशिल्प कार्यशाला का भ्रमण किया है, जहाँ मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं। यह कार्यशाला बहुत सुंदर थी।
वहाँ कारीगर मिट्टी के चाक पर घुमाकर बर्तन, दिए, मूर्तियाँ बना रहे थे। मैंने देखा कि मिट्टी को गीला करके उसे, मतलब आपने जो भी देखा, ये मैंने एक कुम्हार का लिखा हुआ है। आप किसी बढ़ई के पास जा सकते हो, किसी जो कपड़े की डिज़ाइन वगैरह बना रहे हैं वहाँ जा सकते हो, छपाई चल रही, कोई आप कांच के सेरेमिक बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, है ना, वहाँ जा सकते हो। जो भी आसपास कोई भी ऐसी फैक्ट्री जहाँ हाथ से किसी धातु से, लकड़ी से, चांदी से, मतलब कांच से, कांच की चूड़ियाँ बनाना, वहाँ पर जाके आप सर्वे कर सकते हो। और उस दौरान आपने क्या देखा, कैसे बना रहे थे, वो अनुभव आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय हस्तशिल्प संग्रहालय। मैंने राष्ट्रीय हस्तशिल्प संग्रहालय की वेबसाइट देखी, मुझे मधुबनी चित्रकला सबसे अच्छी लगी। यह चित्र रंग बिरंगे बहुत सुंदर है, जिसमें प्रकृति, जानवर, गांव की जिंदगी को दिखाया जाता है। मुझे एक चित्र में सूरज, पक्षी का डिजाइन बहुत पसंद आया, क्योंकि ये रंगों से भरा भरा था। देखकर बहुत खुशी हुई। मधुबनी कला बिहार की है और इसे बनाने में मेहनत लगती है। यह कला हमारी संस्कृति को दिखाती है। मुझे इस पर बहुत गर्व महसूस होता है या हुआ। ठीक है, इस तरीके से मतलब आपको सर्वे करने के लिए बोला गया। सर्वे के दौरान आपने कैसा फील किया है, उस अनुभव को आपको लिखना है। आगे देखेंगे झरोके से। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर अभी आपने जो कविता पढ़ी उसे लिखा है महादेव वर्मा जी ने। अब पढ़िए कि इन्हीं के द्वारा लिखी एक कहानी है, गिल्लू कहानी। मैं आपको इसको बता दूं, गिल्लू मतलब एक गिलहरी है। महादेव वर्मा का एक मेरा परिवार करके है संस्मरण, बहुत संस्मरण इनको बहुत ज़्यादा पसंद है लिखना और रेखा चित्र। महादेव वर्मा को इसमें महारत हासिल है। इन्होंने बहुत सारे संस्मरण लिखे हैं और बहुत सारे रेखा चित्र लिखे हैं। तो संस्मरण में इन्होंने अपनी रियल लाइफ में, यानी कि अपने वास्तविक जीवन में बहुत सारे पशु पक्षियों को पाला है। कभी मोर को पाला, कभी गिलहरी को पाला, कभी गाय के बच्चे गौरा को पाला गाय। तो यहाँ पर एक गिल्लू नाम का जो, यानी कि एक गिलहरी है, उस गिलहरी के बारे में, वही एक ऐसा, इनका एक पशु पक्षी में से ऐसा जीव था जो उनकी थाली में जाके खाना खा लेता था। फिर उन्होंने बहुत मुश्किल से उसे बैठना सिखाया, उसको काजू खाना बहुत पसंद था। मतलब उसकी एक्टिविटी है, रियल की कहानी है। आप उसे यूट्यूब पर देख सकते हो, एनिमेशन की तरफ बहुत अच्छी कहानी है, या लाइब्रेरी से बुक लेकर आप इसे पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर वही है कि अब पहले तो आपको बताया गया था कि आपको वो कहानी पढ़नी है, फिर वो कहानी आपने उसको संक्षेप में लिखना है कि आपने उस कहानी में क्या क्या पढ़ा। मैंने पुस्तकालय से गिल्लू कहानी पढ़ी। गिल्लू मतलब एक गिलहरी है, उस पर वो कहानी है। महादेव वर्मा को एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा मिला था। वो क्या उन्होंने किया, उस बच्चे को उठा के अपने पास ले आए और देखा कि वो मर रहा था। तो उन्होंने रुई है होती है कॉटन से क्या किया, बत्ती जैसी बनाकर उसको बहुत मुश्किल से दूध पिलाया। मुश्किल से उसको 24 घंटे में 2-1 बूंद दूध ही उसके मुंह में जा सका, लेकिन धीरे धीरे उनके कठिन प्रयास से वह जल्द ही दूध पीने लगा और स्वस्थ हो गया, थोड़ा बड़ा होने लगा। उसके बाद उसकी शैतानियाँ शुरू हो गई। फिर वह कभी उनकी थाली के पास, कभी बिस्तर के पास बाहर जाता, फिर उछल के अंदर आता, और ऐसे करते करते काजू खाना उसे बहुत पसंद था, वह उनका इंतजार करता था। एक बार महादेवी जी बीमार पड़ गई तो वह उनके बिस्तर के पास ही रहा, ना खेलने जाता था ना ही खाने जाता था। उन्होंने क्यों लिखा पशु पक्षियों पर, क्यों लिखा, क्योंकि पशु पक्षियों में भी संवेदनाएं, इमोशंस होते हैं। बहुत ही अच्छी कहानी है गिल्लू और गौरा। आप दोनों कहानियों को यूट्यूब पर जाकर सुन सकते हो, देख सकते हो, और अगर आपके पास बुक है लाइब्रेरी वगैरह में या आपके पास, तो उसे वहाँ से पढ़ सकते हो। एक है गौरा, दूसरी है गिल्लू। अब यहाँ पर ये लिंक दिए हैं जिनके माध्यम से आप इसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये महादेव वर्मा की है, यहाँ पर दिया ना, बहुत सुंदर है। तो आप इसे एक बार ज़रूर सुनना, बहुत अच्छी है। आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, अब तक जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं कितने समझ में आ रहे हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर। आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।